हेलो बच्चों, तो आज आ गए हैं रिवीजन सीरीज का नया वीडियो लेके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। मतलब यहां से ही ओर्स्टेड ने पहले देखा था कि एक करंट अगर किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो उस करंट फ्लो के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। ओके, और उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट था जो हम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा है और फिर से क्लास 12 में भी पढ़ रहे हैं। ओके, उसका ही सिर्फ इंट्रो बता देता हूं। देखो, अगर ये एक सर्किट है जिस सर्किट से आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट, और इसके नीचे अगर एक निडल मैग्नेट रख दिया जाए तो हम लोग देख रहे हैं द मोमेंट इस सर्किट से आई करंट फ्लो हो रहा है उसी टाइम पे ये निडल मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके बच्चों, और अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं तब भी हम लोग देखेंगे कि इस निडल मैग्नेट का जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन तो तब भी हो रहा है लेकिन डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। मतलब अगर इस टाइम पे डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ तो जब उल्टा करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन ऐसे इस तरफ हो जाएगा। एम आई क्लियर बच्चों? और ये भी दिमाग में रख देना कि जब करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो नॉर्थ पोल लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो रहा है और साउथ पोल राइट में, और जब करंट उल्टा तरफ फ्लो होगा जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नॉर्थ पोल राइट साइड में और साउथ पोल लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगा। तो ये सिंपल सा जो थ्योरम मैंने तुम लोगों को बताया, ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताया, दैट वाज ओर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, जहां से हम लोगों को समझ में ये आया कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू दैट फ्लो ऑफ करंट अ मैग्नेटिक फील्ड अपीयर अराउंड द कंडक्टर। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों अभी हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज बायो-सावर्ट लॉ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो देखो, बायो-सावर्ट लॉ का इंट्रोडक्शन मैं तुम लोगों को दे देता हूं। यहां पर एक कंडक्टर ले लिया है जो है XY कंडक्टर, जहां से आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ओके बच्चों, अब देखो यहां पर एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक करंट एलिमेंट ले लिया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं DL। मतलब इसका जो लेंथ है दैट इज DL। अब यहां से इस DL से R डिस्टेंस, मतलब इस DL को अगर ओरिजिन पकड़ ले तो यहां से R पोजीशन वेक्टर में एक पॉइंट P ले लिया है और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज DB। ओके बच्चों, मतलब इस DL करंट एलिमेंट के लिए P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज DB। ओके बच्चों, तो DL से P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R। एम आई क्लियर? DL का जो डायरेक्शन है दैट इज दिस डायरेक्शन। ओके, DL और R के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। ओके, तो ये DB किस किस चीज के ऊपर, किस किस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? DB is directly proportional to the current flowing through the conductor. DB is proportional to DL, okay, the current element, the length of the current element. DB is proportional to sin theta. Theta already तुम लोगों को पता है, angle between DL and R is theta. Okay बच्चों, और DB is inversely proportional to R square. R है ये पोजीशन वेक्टर। Am I clear? अगर इन सबको कंबाइन कर दे तो DB will be प्रोपोर्शनल टू आई DL sin थीटा बाई R स्क्वायर। ओके, इसको अगर इक्वेट करना चाहे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिठाना पड़ेगा जो यहां पर है म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL sin थीटा बाई R स्क्वायर। तो इसका अगर वेक्टर फॉर्म देखें, देखो ये तो हो गया स्केलर फॉर्म। ओके बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म देखें क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इस आई को यहां पर ले लिया, और DL sin थीटा इसके यहां पर अगर एक R मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे भी R मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे हो जाएगा R क्यूब, नीचे हो गया R क्यूब, और DL R sin थीटा मतलब DL क्रॉस R, A क्रॉस B का जो फॉर्मूला होता है वो। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म और ये हो गया स्केलर फॉर्म। एम आई क्लियर? अगर किसी तरह से बायो-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट आ जाए तो बायो-सावर्ट लॉ बोलने के बाद तुम्हें ये फॉर्मूला स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म इसमें एक ऑब्वियसली लिख देना बच्चों। ओके, आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों अभी हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज बायो-सावर्ट लॉ का कुछ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसको शॉर्ट करके लिख दिया हूं B, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर CCC, मतलब सर्कुलर
करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो अब से करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग CCC लिखेंगे। तो ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तुम लोग देख सकते हो। यहां से जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I। ओके, I अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो हो रहा है। अब यहां पर इस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, इस पेरीमीटर के ऊपर एक छोटा सा डीएल हम लोगों ने ले लिया है। ओके, तो डीएल का डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट। ओके, अब एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके बच्चों, तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। हमारे पास जो बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। यहां पर एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा कि थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r। अब देखो यहां पर r इज द रेडियस, तो dl और r के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दिया। तो देखो साइन 90 डिग्री मतलब 1, तो dB हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई इंटू dl बाई r स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखो तो B अगर हम लोग इस छोटे से लाइन एलिमेंट के लिए अगर dB मतलब मैग्नेटिक फील्ड इतना हुआ, तो टोटल सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB विच इज म्यू नॉट I बाई 4 पाई r स्क्वायर और इंटीग्रेशन dl। क्यों? देखो क्योंकि म्यू नॉट I 4 पाई r ये सब तो कांस्टेंट है, इसीलिए इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया, तो dl रह गया इंटीग्रेशन के अंदर। अब देखो ये एक dl है, यहां पर एक dl ले सकते हो, यहां पर एक dl ले सकते हो, ऐसे बहुत सारा dl से ये टोटल पेरीमीटर बनता है। तो इन सारे dl को अगर ऐड किया जाए जो इंटीग्रेशन होता है, इजंट इट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर मिल जाएगा हम लोगों को। तो dl का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी 2 पाई r पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो dl के जगह पर 2 पाई r बिठा दिया। देखो 2 और 4 कट गया तो 2 आ गया, पाई पाई कट गया, r और r स्क्वायर कट के एक r रह गया, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2r। एम आई क्लियर बच्चों? हम लोग सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। तो देखो यह है थंब जो करंट का डायरेक्शन शो करेगा, ये सारा फिंगर्स उस तरफ रहेगा जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे। उसके बाद जो नेचुरल कर्ल है, मतलब जिस तरफ हम लोग नेचुरली अपनी उंगली को मोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किस तरफ हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्रॉस साइन से दिखाया है इसको। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इनवर्ड। एम आई क्लियर बच्चों? तो आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे बायो-सावर्ट लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, जो है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखो बच्चों ये अपना सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका रेडियस है a, इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक p पॉइंट ले लिया गया है। इस p पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्कुलर कंडक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना पड़ेगा। एक बात बता देता हूं कि इस सर्कुलर कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I। ओके बच्चों, तो देखो यहां पर भी हम लोग बायो-सावर्ट लॉ कैसे यूज कर रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने एक dl लाइन एलिमेंट या करंट एलिमेंट पकड़ लिया, यहां पर भी, यहां पर भी। ओके बच्चों, तो इस करंट एलिमेंट के लिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग dB पकड़ रहे हैं। ओके, अब देखो यहां से जैसे हम लोग बायो-सावर्ट लॉ में करते हैं कि जो लाइन एलिमेंट होता है वहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, इजंट इट, उस पॉइंट पे जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो dl से भी ऐसा एक s वेक्टर ड्रॉ कर लिया है। अब dl और s के बीच का एंगल कितना है, dl इज परपेंडिकुलर टू s। क्यों? क्योंकि देखो ये जो सर्कुलर कंडक्टर है वो अगर ऐसे है, वो एक प्लेन में है, और इस पॉइंट में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस प्लेन में नहीं है। तो हम लोगों को ये तो पता ही है कि अगर एक प्लेन के ऊपर किसी भी दूसरा एक पॉइंट जो इस प्लेन में नहीं है, वहां से अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर भी वही अप्लाई करेंगे, तो इसीलिए s और dl विल बी परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री मतलब 1, ये दिमाग में रखना। अब ये एंगल, इसको अगर फाई पकड़ते हैं तो ये भी फाई हो जाएगा। ओके, तो dB का जो कंपोनेंट्स होंगे दैट इज dB cos फाई और dB sin फाई। यहां पर भी dB का
dB cos phi और dB sin phi। तो देखो ये जो दो dB cos phi है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखो यहां पर जो दो लाइन एलिमेंट हम लोगों ने लिया है dl और ये वाला dl, ये दोनों एकदम वर्टिकली या रेडियली ऑपोजिट है या डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ऐसा हम लोग कहेंगे। तो देखो ऐसा दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट लाइन एलिमेंट का जो कॉस कंपोनेंट है वो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, और ऐसे ही बाकी जितने भी लाइन एलिमेंट लोगे उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट लाइन एलिमेंट का कॉस कंपोनेंट एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। तो सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ साइन कंपोनेंट रह जाएगा जो अलोंग द एक्सिस है। ओके बच्चों, तो देखो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dl साइन थीटा बाई ए स्क्वायर। ओके, साइन थीटा ये तो हो गया 90 डिग्री, मतलब ये साइन 90 डिग्री को भी हम लोग ऐसे डिलीट कर दिया हम लोगों ने। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dl बाई ए स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखो cos फाई सारा cos कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा साइन कंपोनेंट। ओके, तो dB का सिर्फ साइन कंपोनेंट रहेगा, तो B विल बी dB sin phi। एम आई क्लियर? sin phi अगर ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ लेते हैं तो यहां पर हाइपोटेन्यूज इज S, परपेंडिकुलर A और बेस है R, A बाई एस हो जाएगा sin phi। देखो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया है A बाई एस। ओके, तो sin phi के जगह पर अगर A बाई एस लिख दिया और dB के जगह पर ये वैल्यू बिठा देते हैं म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई ए स्क्वायर, और sin phi की जगह A बाई एस। तो देखो यहां पर एस क्यूब ये बाहर निकल गया, 4 पाई बाहर निकल गया, म्यू नॉट आई ए ये सब कुछ बाहर निकल गया, क्योंकि ये सब कांस्टेंट्स है। सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर dl रह जाएगा। वैसे ही ये सारा dl को ऐड कर दो, तुम्हें मिल जाएगा पेरीमीटर। रेडियस है a तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई a। तो यहां पर 2 पाई a बिठा दिया। देखो पाई और पाई कट गया, 2 2 जा 4, तो यहां पर b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एस क्यूब। ओके, देखो ये एस क्यूब। ओके, अब ये जो s है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका s है हाइपोटेन्यूज, a परपेंडिकुलर r है बेस, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर हाफ, मतलब स्क्वायर रूट। तो यही चीज एस क्यूब की जगह पर बिठा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ऊपर तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर था ही, तो ये हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर का एक्सिस के ऊपर किसी भी एक पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका इक्वेशन। ओके, और यहां पर ही अगर ये n नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर होता है, कॉइल का अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होता है, तो सिर्फ हम लोग यहां पर n मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अभी हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। एक बात बता देता हूं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी याद रखना। अभी इसको समझा देता हूं बच्चों। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में क्या कहा जा रहा है कि सोचो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सोचो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है, ओके, इसके मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स, मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी एट फ्री स्पेस, ओके, म्यू नॉट टाइम्स इनटू द करंट इनक्लोजिंग बाय द लूप। मतलब यहां पर समझा देता हूं कि ये जो सर्कुलर शेप मैंने जो बना है ये है एम्पेरियन लूप। ओके, दिस इज एम्पेरियन लूप। तो ये एक क्लोज्ड, ये जो एम्पेरियन लूप है ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर को क्लोज करके रखा है। ओके, तो अक्रॉस दिस लूप जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा दैट विल बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल मतलब B डॉट dl। ओके, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, कितना करंट जा रहा है I करंट, मतलब ये जो एम्पेरियन लूप है ये I करंट को एनक्लोज करके रखा है, तो म्यू नॉट इंटू I। ओके बच्चों, तो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ओके, और दिस इज द एक्सप्लेनेशन। इसके साथ साथ मैंने बोल ही दिया स्टेटमेंट भी याद रखना है बच्चों। ओके, तो बच्चों अभी हम लोग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे।
मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करके एक इनफाइनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी एक पॉइंट पे, वो हम लोग निकालेंगे। तो देखो B ड्यू टू इनफाइनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके बच्चों, तो ये है अपना करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां से जितना अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I। ओके, तो ये अपना एम्पेरियन लूप है। अब देखो इसका जो रेडियस है दैट इज R। अब हमें तो ये पता ही है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अलोंग द कर्ल होता है, इजंट इट? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगा, और यहां पर जो लाइन एलिमेंट है DL, वो DL भी अलोंग द टेंजेंट है, मतलब DL और B विल बी पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अब अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड का अगर लाइन इंटीग्रल हम लोग निकाले तो देखो B डॉट DL, तो B DL cos थीटा, जहां पर थीटा इज 0 डिग्री तो cos 0 डिग्री विच इज 1, तो इंटीग्रेशन B इंटू DL। अब B है कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल के लेकर आ गए, तो DL को इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो अगर DL को इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर जितने सारे लाइन एलिमेंट को तुम ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। तो हो गया पेरीमीटर 2 पाई r, क्योंकि रेडियस है r, तो B इंटू 2 पाई r, तो ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, जो हम लोगों ने यहां पर कर दिया। सिर्फ यहां पर लिख देना है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो B इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I, 2 पाई r नीचे चला गया, डिवाइडेड बाई 2 पाई r, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो बच्चों अभी हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर एक चार्ज को v स्पीड से मूव कराया जा रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा ये हम लोग जानेंगे। तो देखो ये एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अलोंग y एक्सिस है। ओके, अब जो प्लस क्यू चार्ज है उसका स्पीड का, उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो b के साथ थीटा एंगल में है। ओके बच्चों, तो देखो ये है v, ये है b, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। एम आई क्लियर बच्चों? तो यहां पर जो फोर्स होता है F दैट इज Q V क्रॉस B। ओके बच्चों, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स इज इक्वल टू Q VB साइन थीटा। ओके बच्चों, F इज इक्वल टू Q VB साइन थीटा, और F वेक्टर, इसका जो वेक्टर फॉर्म है दैट इज F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ओके बच्चों, तो इसीलिए मैंने बोला कि फोर्स विल बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B, तो इसीलिए V और B दोनों के साथ ही फोर्स परपेंडिकुलर होगा। ओके, समझ में आया? तो बच्चों इसका कुछ स्पेशल केसेस जान लेते हैं। तो पहला केस, अगर देखो F इज इक्वल टू Q VB साइन थीटा ऑलरेडी फॉर्मूला हमारे पास है, तो अगर जो चार्ज है उसका स्पीड 0 है, उसका वेलोसिटी अगर 0 है, तो F विल बी इक्वल टू 0। मतलब अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में तो है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता, और इसीलिए उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी ऑल्सो 0। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब V इज पैरेलल टू B, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया गया है अलोंग y एक्सिस। ओके, अगर जो चार्ज है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, या y एक्सिस के साथ पैरेलल मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे थीटा विल बी इक्वल टू 0, तो साइन 0 डिग्री मतलब 0, तो फोर्स ऑन द चार्ज विल बी 0। एम आई क्लियर? इसके साथ साथ जो थर्ड केस है, थर्ड जो स्पेशल केस है, अगर थीटा 90 डिग्री है, मतलब V इज परपेंडिकुलर टू B। देखो ये है B का डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस, अगर V मतलब चार्ज, मतलब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, वो अगर अलोंग x एक्सिस हो रहा है, ओके, या वो अगर अलोंग z एक्सिस हो रहा है, मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड ये अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है,
तो cos 90 डिग्री विच इज 1, तो उस टाइम पे चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज F max इज इक्वल टू QVB. सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स experienced by a charge, okay, which is moving in a magnetic field. मतलब कब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा? जिस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा. Am I clear बच्चों? समझ में आया? तो बच्चों अभी हम लोग जो जानेंगे दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. इसके पहले एक मूविंग चार्ज था मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस मूविंग चार्ज के ऊपर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई हो रहा था. अब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया गया है. अब देखो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो वो कितना होगा वो भी हम लोग निकालेंगे. ओके, तो देखो ये है अपना कंडक्टर, इसका लेंथ कितना है L. अलोंग y एक्सिस हम लोगों ने लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिया है. ओके, अलोंग नेगेटिव y एक्सिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है. ये है अपना इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस इज द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन. यहां पर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है. ओके, और अलोंग z एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर तो देखा जाए तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी अलोंग x एक्सिस F. ओके, हमें पता है F इज इक्वल टू QV क्रॉस B, तो यहां पर भी वही कर दिया. फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन अगर स्मॉल f पकड़ा जाए तो स्मॉल f इज इक्वल टू माइनस E VD क्रॉस B. वाई VD? क्योंकि इलेक्ट्रॉन VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और B जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस तरफ. ओके, तो और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है माइनस E, तो माइनस E VD क्रॉस B. ओके बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स हो रहा है दैट इज दिस मच. तो देखो इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है. अगर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, इजंट इट? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n, स्मॉल n, एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ. ओके, तो वो हो गया वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर. ओके बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर F फोर्स हुआ तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनटू F, टोटल इतना अमाउंट ऑफ फोर्स होगा एंड दैट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर. तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉल n Al. तो टोटल फोर्स अगर कैपिटल F पकड़ा जाए तो कैपिटल F इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कैपिटल N, जो NaL है, इनटू स्मॉल f. ओके, तो यहां पर वैल्यूज बिठा दिया हम लोगों ने, कैपिटल N का और स्मॉल f का वैल्यू यहां पर बिठा दिया. अब देखो यहां पर जो L का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव y एक्सिस के तरफ है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट टू L है, इजंट इट? तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस L इंटू VD इज इक्वल टू VD इंटू L. देखो यहां पर VD वेक्टर है, यहां पर L वेक्टर है, तो क्योंकि VD और L वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो यहां पर अगर L का मैग्नीट्यूड लेके VD का वेक्टर लिया तो यहां पर अगर उल्टा लिख दिया, मतलब VD का मैग्नीट्यूड लेके अगर L का वेक्टर लिख दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इजंट इट? तो माइनस L VD को हम लोग प्लस VD इंटू L वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि L का डायरेक्शन और VD का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है. तो देखो F इज इक्वल टू यहां पर L इंटू VD, मतलब माइनस L इंटू VD को हम लोगों ने VD इंटू L वेक्टर लिख दिया. तो यहां पर ये क्या हो गया, ENA VD L क्रॉस B. अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ा था I इज इक्वल टू NEA VD. ओके, तो NEA VD को हम लोगों ने I लिख दिया, तो F इज इक्वल टू I L क्रॉस B. ओके, तो ये हो गया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसका वेक्टर फॉर्म. ओके, और स्केलर फॉर्म क्या होगा, F इज इक्वल टू BIL sin थीटा. एम आई क्लियर? तो अगर तो यहां पर स्पेशल केस देख लेते हैं कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री हुआ. ओके, और यहां पर एक चीज दिमाग में रखो बच्चों, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन L एंड B. ओके, तो
अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो गया तो फोर्स हो जाएगा 0। थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गया तो फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम विच इज BIL। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों अभी हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो देखो यहां पर दो इनफाइनाइट पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया गया है। यह है AB और यह है CD। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज R। ओके बच्चों, अब यहां पर जो AB है वहां से I1 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और CD से I2 अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। तो देखो इस I1 करंट के लिए, मतलब इस कंडक्टर के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब हमें पता है कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जिसको हम लोग B = μ0I/2πr ऐसे करके लिखते हैं, इजंट इट? तो देखो इसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब यहां पर भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो देखो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा वो इनवर्ड होगा। क्यों? यह हमें पता चलता है राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल से, इजंट इट? तो देखो अगर थंब करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है तो पम ऐसे इनवर्ड जा रहा है, इजंट इट? या ऐसे कर्ल ऑफ फिंगर्स ऐसे इनवर्ड जा रहा है, इजंट इट? तो B1 विल बी इनवर्ड। ओके, अब देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। और वैसे ही इस I2 करंट के लिए यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये भी हम लोग अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल हम लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इजंट इट? तो अब ये जो फोर्स है ये दोनों देखो, इसके ऊपर F1 फोर्स इनवर्ड, इसके ऊपर F2 फोर्स इनवर्ड। ओके, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इजंट इट? तो देयर विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये दिमाग में रखना है बच्चों। मतलब अगर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एक वायर दूसरे वायर को, एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को अट्रैक्ट करेगा। ओके, अट्रैक्ट। और यहां पर ही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, ओके, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ओके बच्चों, तो अब देख लेते हैं जो अमाउंट ऑफ फोर्स है या फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो कितना होगा, क्योंकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर B1 हम लोग निकाले इस पॉइंट पे V1 का वैल्यू, तो देखो यहां से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज R। तो B1 विल बी μ0I1/2πr। I1 क्यों? क्योंकि जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है वो I1 करंट के लिए पैदा हो रहा है, तो इसीलिए B1 = μ0I1/2πr। अब इस B1 मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट विल बी F = BIL sin थीटा। तो उस फोर्स को अगर F2 पकड़े, क्योंकि यहां से I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको अगर F2 पकड़ा जाए तो F2 = BIL। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज B1, तो B1 I2 L sin थीटा। एम आई क्लियर बच्चों? तो F2 = B1 का वैल्यू हम लोगों ने बिठा दिया, तो μ0I1/2πr I2 × L। तो F2 is μ0I1/2πr × L। एम आई क्लियर? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकाला जाए, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट कंडक्टर है, तो इसका फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकाला जाए तो दैट इज f = F2/L। तो L और L कट गया तो μ0I1/2πr। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये निकल गया फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां से एक चीज, एक डेफिनेशन जो अभी भी आईसी में आता है वो दिमाग में रखना है बच्चों, दैट इज डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। यहां से हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर ये चीज दिमाग में रखो बच्चों, ऑलरेडी ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है F = μ0I1/2πr। तो अगर I1 और I2 को 1 एम्पियर पकड़ ले, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर R को अगर 1 मीटर पकड़ लेते हैं, तो यहां पर अगर वो सारा चीज बिठा देते हो, I1 I2 1 हो गया, R1 हो गया, तो F = μ0/2π। तो अगर μ0 का वैल्यू बिठा देते हैं तो हमें मिलता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो यहां से हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि 1 एम्पियर करंट इज दैट अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू
two parallel current carrying conductor kept at a distance 1 meter from each other when they are giving force per unit length 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। हमें क्लियर बच्चों? तो ये जो डेफिनेशन है ये दिमाग में रखना है। ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों अभी हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स क्या होता है? अगर किसी भी एक चार्ज को ऐसे एक जगह पर मूव कराया जाए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है, ओके, किसी भी एक प्लेस में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, वहां पर अगर एक चार्ज को मूव कराया जाए, ओके बच्चों, v वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स होता है दैट इज नोन एज लोरेंज फोर्स। तो देखो अगर एक चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स होगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज मूव कर रहा है तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज मूव करे तो उसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई होता है, ओके। तो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा दैट विल बी लोरेंज फोर्स। तो देखते हैं अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स होगा दैट विल बी क्यू इनटू ई। अगर बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो चार्ज v वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो Fm विल बी क्यू v क्रॉस b। ऑलरेडी हम लोगों को पता है ये फॉर्मूला। तो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा दैट विल बी लोरेंज फोर्स, मतलब F इज इक्वल टू Fe प्लस Fm। तो यहां पर Q विद इन ब्रैकेट E प्लस v क्रॉस b। तो दिस फोर्स इज नोन एज लोरेंज फोर्स। एम आई क्लियर बच्चों? तो बच्चों अभी हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म बी लिख दिया है शॉर्ट में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक करंट कैरिंग लूप है जिसका लेंथ है a और ब्रेथ है स्मॉल b, स्मॉल a और स्मॉल b। इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। देखो यहां पर एक नॉर्थ पोल है, यहां पर एक साउथ पोल है, तो समझ ही सकते हो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर एंड दिस विल बी एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पर इस करंट लूप के ऊपर कितना टॉर्क होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका ये जो पोर्शन है इसको मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया ए। तो देखो यहां पर इस कंडक्टर के इस तरफ फोर्स इनवर्ड एक्ट हो रहा है और इस तरफ फोर्स आउटवर्ड एक्ट हो रहा है। तो इन दोनों फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये अगर ए है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा विच इज ए साइन थीटा, अगर ये थीटा है। अब देखो तो टॉर्क है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। यहां पर थीटा इज 90 डिग्री, इजंट इट? क्यों? क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड और L का जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो इसीलिए sin थीटा मतलब जो एंगल बिटवीन L एंड B दैट विल बी 90 डिग्री। तो इसीलिए इसको BIL मतलब BIL लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर विच इज स्मॉल b, वो हम लोगों ने लिख दिया है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज a sin थीटा, ये हम लोगों ने निकाल लिया है। तो टॉर्क इज इक्वल टू IB स्मॉल b इंटू a sin थीटा। अब देखो ये जो स्मॉल b एंड a है इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस लूप, इजंट इट? तो हम लोग लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू IBA sin थीटा। और फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब अगर यहां पर n नंबर ऑफ टर्न है वायर का तो टाउ विल बी NIAB sin थीटा। तो टॉर्क को अगर NIA इंटू B sin थीटा ऐसे करके लिखे तो ये NIA इसको हम लोग बोलते हैं M विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके। तो MB sin थीटा या टॉर्क इज इक्वल टू, इसका जो वेक्टर फॉर्म है टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। हमें क्लियर? समझ में आया बच्चों? इसका स्पेशल केस ऐसा पकड़ सकते कि अगर एंगल बिटवीन M एंड B इज 0 डिग्री तो टॉर्क विल बी मिनिमम। अगर एंगल बिटवीन M एंड B इज परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री तो M विल बी मैक्सिमम विच इज M इंटू B। हमें क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो बच्चों ये तो हम लोगों को समझ में आ ही गया कि एक करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसका डायरेक्शन भी समझ लेते हैं। तो देखो ये अगर एक करंट कैरिंग लूप है जहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहां पर करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन समझने के लिए राइट हैंड थंब रूल या क्लॉक रूल एनफ है।
तो देखो अकॉर्डिंग टू क्लॉक रूल हमें पता है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ओके, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल, ओके, मतलब ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ पोल, इस तरफ हो जाएगा अपना नॉर्थ पोल, तो नीचे से ये क्लॉकवाइज दिखेगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा साउथ पोल। और हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m विल बी अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ एरिया अपवर्ड, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट m का जो वेक्टर फॉर्म होगा तो m इज इक्वल टू हमें पता था I इंटू ए, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो NIA, वो भी लिख देता हूं NIA, ओके। तो यहां पर a वेक्टर एंड m वेक्टर दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, एम आई क्लियर? तो m वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर, ये हमें दिमाग में रखना होगा, ओके बच्चों, समझ में आया? तो बच्चों अभी हम लोग जो जानेंगे दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, सोचो ये वो इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है ऑफ मोशन वो ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो देखो एक चीज समझ लो, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो करंट मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, इजंट इट? समझ में आया? करंट मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। अब करंट अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ऊपर की तरफ होगा साउथ पोल, इजंट इट? नीचे की तरफ होगा नॉर्थ पोल, और हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल बी डाउनवर्ड, जो मैंने यहां पर शो कर दिया है। और अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंट होगा दैट विल बी अपवर्ड, ओके। तो L इज द एंगुलर मोमेंट, ओके, तो उसको हम लोगों ने शो कर दिया। अब देखो इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे? हमें ऑलरेडी पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट इज चार्ज बाई टाइम, तो यहां पर चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E बाई टी, तो T इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी इन केस ऑफ सर्किल, तो 2 पाई आर बाई वी, वी चला गया ऊपर, और एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ओके, क्योंकि इसके रेडियस है r। अब देखो हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू ए, तो यहां पर I का वैल्यू EV बाई 2 पाई आर और A का वैल्यू पाई आर स्क्वायर हम लोगों ने बिठा दिया, पाई पाई कट गया, एक R ऊपर और नीचे कट गया, तो M इज इक्वल टू हो गया EVR बाई 2, ओके। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? हमें पता है एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, L इज इक्वल टू mv इंटू r, ओके। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा m बाई एल इज इक्वल टू e बाई 2me, तो मैग्नेटिक मोमेंट m विल बी इक्वल टू e बाई 2me इंटू l विच इज एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो ये हो गया एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट उसका फॉर्मूला, एम आई क्लियर? इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, देखो वेक्टर फॉर्म यहां पर लिख देते हैं हम लोग, तो m वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, तो यहां पर माइनस e बाई 2me इंटू एल कर दिया। और बच्चों यहां पर यह भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि यहां पर ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि m वेक्टर और l वेक्टर इन दोनों का डायरेक्शन है ऑपोजिट, देखो l है अपवर्ड, m है डाउनवर्ड, ओके। तो ये नेगेटिव साइन यही सिग्निफाई कर रहा है। इसके साथ और भी एक चीज जान लो, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन हमें पता है ना L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वही सब स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जहां पर एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, जहां पर n है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो m इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला तो हमारे पास है ही e बाई 2me इंटू एल, और l का वैल्यू NH बाई 2 पाई अगर बिठा देते हैं यहां पर तो ये हो जाएगा n इंटू EH बाई 4 पाई m, क्लियर? और तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का और एक फॉर्मूला, ओके बच्चों, के n इंटू EH बाई 4 पाई m। अब इसके साथ और भी एक चीज जान लो, बोर मैग्नेटॉन क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब n इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो m इज इक्वल टू यहां पर n का वैल्यू 1 बिठा दिया तो बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा EH बाई 4 पाई m। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों अभी हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक
करंट कैरिंग लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट होता है तो उसके लिए वो करंट कैरिंग लूप रोटेट करता है। तो इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके बच्चों, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग ऑब्वियसली एक बार देख के रखना। ओके, तो उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट होता है तो ऑलरेडी वो उसका जो डेरिवेशन वो हम लोगों ने कर लिया है। तो अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जान लेंगे जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आने का चांसेस होता है। सबसे पहले फिगर ऑफ मेरिट। ओके, तो व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट? 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर में 1 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए जितना करंट चाहिए होता है, जितना करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट, जी। तो G इज इक्वल टू I बाई अल्फा विच इज इक्वल टू K बाई NBA। ये फॉर्मूला याद रखना, यहां पर K है स्प्रिंग कांस्टेंट, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, B इज मैग्नेटिक फील्ड एंड A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल। इसके बाद पढ़ेंगे करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? पर 1 एम्पियर करंट में, 1 एम्पियर करंट के लिए जितना डिग्री डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में दैट इज करंट सेंसिटिविटी। तो IS इज इक्वल टू अल्फा बाई I विच इज NBA बाई K। मतलब फिगर ऑफ मेरिट का जस्ट रेसिप्रोकल होता है करंट सेंसिटिविटी विच इज NBA बाई K। ओके, अब आ जाएंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। मतलब पर यूनिट वोल्टेज के लिए जितना एंगल डिफ्लेक्शन होता है दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी अल्फा बाई V, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगा दिया तो I इंटू R। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज अल्फा बाई V विच इज इक्वल टू अल्फा बाई IR, यहां पर ओम्स लॉ लगा दिया I इंटू R। अब देखो तो अल्फा बाई I ये है करंट सेंसिटिविटी, तो इसके जगह पर NBA बाई K बिठा देते, NBA बाई K इंटू R। तो यहां से वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी निकल गया। अब देखो यहां पे जो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का रिलेशन क्या होता है? NBA बाई K ये है करंट सेंसिटिविटी, IS तो VS इज इक्वल टू IS बाई R। एम आई क्लियर? आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों अभी हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो बच्चों हम लोग जो एमीटर और वोल्टमीटर यूज करते हैं ये तो पता ही है कि ये गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके होता है। ओके, तो देखो कैसे किया जाता है वो हम लोग देखेंगे और यहां से न्यूमेरिकल आना मस्ट है। एक न्यूमेरिकल तो यहां से आएगा ही, तो अच्छे से समझो और सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे, फॉर्मूला दिमाग में रखोगे, सिंपली ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, तो जब हम उसको एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट ना जाए इसीलिए एक बहुत ही छोटा सा करंट, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं शंट। ओके, तो यहां पर जो S रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो ये टोटल मिला के जो डॉटेड ब्लैक कलर का डॉटेड लाइन, जो डॉटेड बॉक्स मैंने कर दिया है तो उसके अंदर जो रहता है दैट इज नोन एज एमीटर। ओके बच्चों, तो देखो अगर एमीटर से I करंट जा रहा है टोटल और गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम जो करंट झेल सकता है दैट इज IG, तो बाकी करंट जो S से जाएगा दैट इज I माइनस IG। अगर टोटल करंट यहां पर है तो इस जंक्शन में IG यहां पर चला जाएगा और I माइनस IG शंट से चला जाएगा। अब देखो क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट ये दोनों ही पैरेलल में है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड अक्रॉस शंट वो सेम होगा, इजंट इट? तो देखो अक्रॉस गैल्वेनोमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू IR, तो IG इंटू G वो मैंने यहां पर लिख दिया, और अक्रॉस शंट V इज इक्वल टू IR मतलब I माइनस IG इंटू S वो मैंने यहां पर लिख दिया। तो यहां से शंट का वैल्यू निकल जाता है, मतलब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल जाता है S इज इक्वल टू IG बाई I माइनस IG इंटू G। तो ये फॉर्मूले यूज करके हम लोग शंट का रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे, तो ऐसे एक न्यूमेरिकल आएगा ही। अब देखो बच्चों यहां पर आ जाते हैं गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले सर्किट में जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल हम लोग वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। अब देखो अक्रॉस वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज V, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। यहां पर IG अमाउंट ऑफ करंट वोल्टमीटर से जा रहा है। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते ताकि यहां से मिनिमम टू मिनिमम करंट फ्लो कर पाए। तो जो IG अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है यहां से, तो IG
और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, G प्लस आर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, तो G प्लस आर, तो यहां पर V इज इक्वल टू आई आर, मतलब IG इंटू G प्लस आर, तो यहां पर R का वैल्यू हो गया V बाई आई जी माइनस G। तो यहां पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, हाई रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करना पड़ेगा, वो भी हम लोगों ने, उसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहां पर सिर्फ ये बता देता हूं कि ये जो S है ये शंट का रेजिस्टेंस है, IG is the amount of current passing through the galvanometer, I is the total current passing through the ammeter, and G is the resistance of the galvanometer। ये दिमाग में रखना है। R is this resistance, the external resistance, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। V is the potential difference across the voltmeter, जो ऐसे बोला जाएगा कि मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट माप सकता है, मतलब हम लोग V इज इक्वल टू 10 वोल्ट लेंगे, या मैक्सिमम वोल्टेज 15 वोल्ट माप सकता है, तो ये V हम लोग 15 वोल्ट ले लेंगे। IG is the amount of current passing through the galvanometer, maximum current जो galvanometer झेल सकता है, और G is the resistance of the galvanometer। तो ये सब चीज अगर याद रहे और ये फॉर्मूलाज अगर याद रहे, अगर ये भी ना याद रहे, सिर्फ यहां पे ये तो ओम्स लॉ ये तो अप्लाई कर सकोगे ना, और यहां पर इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है, वो तो अप्लाई कर सकोगे, तो वहां से भी हम लोग ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे। एम आई क्लियर बच्चों? तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, फोड़ते रहो।